हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर 4-5 वीडियोस बना दिए हैं जिनमें कि हमने कुछ बेसिक सीखे कि मार्केट प्रोफाइल होता क्या है, बनता कैसे है, वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे हम उसको ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। मार्केट प्रोफाइल ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमने सीखा कि गो चार्टिंग में उसको कैसे लगाते हैं एंड ऑल दैट। प्लस हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी कि वैल्यू एरिया क्या होता है, इनिशियल बैलेंस क्या होता है, ऑल दोज थिंग, टाइप ऑफ डेज सीखे जनरल सेंस में। आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और मार्केट प्रोफाइल का पहला प्रैक्टिकल यूज केस समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल से हम एक मार्केट सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि आज मार्केट कैसा बंद हुआ है, कल कैसा बंद हुआ था और कल कैसा खुल सकता है, क्या बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है। और जो अब तक हमने पढ़ा वो सब वेस्ट नहीं गया है, वो सारी चीजें धीरे धीरे जुड़ने लगेंगी और एक पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड होने लगेगा। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे बिल्ड किया जाता है। इसके बाद हम एक और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि जो हमने सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड किया है उसको टाइप ऑफ डेज के साथ में कंबाइन करके प्लस ओपनिंग पोजीशन ऑफ द मार्केट, उस इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छा ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं वो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आज मार्केट प्रोफाइल का पहला यूज केस डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल यूज केस की हम इसे मार्केट के डायरेक्शन को कैसे गेज करते हैं। अगर ये सीरीज में अब तक 5 वीडियोस में बना चुका हूं, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पहले जाके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग का, उस प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देखें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा बेसिक्स को समझें क्योंकि हो सकता है कुछ टर्म्स आपको समझ ना आए आज के वीडियो में, तो इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो फिर यहाँ आओ इस वीडियो को देखें। ओके, ऑलराइट। मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमने एक वीडियो में बहुत डिटेल में समझा, शायद फर्स्ट वीडियो में ही हमने डिटेल में समझा कि मार्केट में कितने टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कैसे कैसे पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। राइट, इनिशिएटिव ट्रेडर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर्स होते हैं। आज हम ना इसको एक दूसरे सेंस में समझेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे मार्केट प्रोफाइल की वैल्यू समझ आएगी कि कितनी इम्पॉर्टेंट डेटा देता है आपको मार्केट प्रोफाइल। तो मोटा मोटा हम जानते हैं कि मार्केट में बुल्स होते हैं, बेयर्स होते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। आप गूगल पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे, स्टैग्स होते हैं, रैबिट्स होते हैं, ऑस्ट्रिच होते हैं। बट हम मोटा मोटा जानते हैं कि मार्केट में बुल्स होते हैं और बेयर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो बिग बुल्स होते हैं और एक वो होते हैं जो बिग बेयर्स होते हैं। हिंदी में समझे तो मंदड़िए और तेजड़िए। तेजड़िए मतलब बुल्स जो मार्केट में तेजी चाहते हैं, मार्केट में तेजी को सपोर्ट करते हैं और तेजी से ही पैसा बनाना चाहते हैं। और कुछ होते हैं बिग बेयर्स जो कि मंदड़िए होते हैं, जो मार्केट में मंदी चाहते हैं, जो मार्केट में मंदी से पैसा बनाना चाहते हैं। करेक्ट। इसके बाद होते हैं छोटे बुल्स और छोटे बेयर्स। इसको अगर ऐसे समझे कि आपके शहर में क्या है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसमें कि 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, अंदर ही सारे स्विमिंग पूल्स हैं, क्लब हाउस है, पूरा ऑल एमिनिटीज आर इनसाइड, है ना। तो वो जो बिल्डर है जिसने वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, राइट, लाइक प्रेस्टीज, गोदरेज, डीएलएफ, वो कौन है, वो बिग बुल है, जो बड़ा वाला बुल है और बड़ा वाला बेयर है, बिग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके बाद जो उस प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो मार्केट के, राइट, दे आल्सो कम इन टू प्ले एंड दे मेक द ट्रांजेक्शन्स विद द एक्चुअल एंड कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स के साथ में। वो होते छोटे बुल, छोटे बेयर। और तीसरा वो होता है जो बहुत ही छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं, अगर मार्केट की भाषा में समझे तो बहुत ही छोटे लेवल के प्लेयर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पेक्स, जैसे कि हमारे जैसे लोग जो रिटेल के लोग होते हैं, जो पैसा बनाते नहीं है मार्केट से, है ना। जब हम वो फ्लैट खरीदते तो हम बना नहीं रहे होते हैं। अगर हम रोजाना फ्लैट खरीदेंगे बेचेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाता है। मे बी ये शायद सही एग्जांपल ना हो, आप किसी कार मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल ले सकते हो कि देयर इज मारुति और देयर इज Hyundai, they are making cars, they are big players, then there are distributors in small cities, they are small mid time players, and then they are
रिटेल प्लेयर्स जो कि कार खरीद रहे, बेच रहे, इस नया कार का नया वेरिएंट आ गया या उसमें कोई नया फीचर आ गया, पुरानी को बेच दिया, उसमें डेप्रिसिएशन लॉस ले लिया, नई खरीद लिया, और एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट मेक मनी देयर। दोज आर कॉल्ड पिग्स। और इस मार्केट में बहुत ज़्यादा पिग्स होते हैं। इसको मार्केट के टर्म्स में अगर मैं समझाऊं कि बिग बुल्स, बिग बिग प्लेयर्स जो है, ये वाले जो बिग प्लेयर्स है, ये वो लोग हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, जो मार्केट के डायरेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी टू मूव द मार्केट और चेंज द मार्केट डायरेक्शन। So they are always the winners. They always make money and they make huge money because they invest huge money और वो they ensure कि they always win। ठीक है, ये कौन प्लेयर्स होते हैं जो कि, अच्छा, ये जो बिग प्लेयर्स है ये आपका मिनट चार्ट पे नहीं खेल रहे होते, स्कैल्पिंग नहीं करते। ठीक है, और इनको फर्क नहीं पड़ता कि अभी आज निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर हो गया नीचे हो गया, बिकॉज दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम। हम इनको जनरली मार्केट प्रोफाइल की भाषा में क्या बोलते हैं, अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स, अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स देन द नॉर्मल पब्लिक। जो नॉर्मल पब्लिक है जो कि 1 घंटा 5 मिनट 3 मिनट के चार्ट पे प्ले कर रही है, ये उस टाइम फ्रेम के प्लेयर्स नहीं है। बट व्हेन दे एंटर इनटू द गेम यू विल सी देयर प्रेजेंस इन द मार्केट, यू विल फील देयर प्रेजेंस इन द मार्केट कि नाउ यहाँ पे कोई बिग बुल या बिग बेयर ने एंट्री ली है, एंड दे टू इंश्योर कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर या नीचे ना जाए। ये जो बीच वाला जो मीडियम मिडिल साइज के बिग बुल बेयर्स और बुल्स होते हैं, they also make money because they are always the executors of the big players plans, because they are always aligned, most of the times they are aligned with the big players प्लान। उनको पता है कि आज मार्केट बुलिश रहना है या अगले 3-4 दिन मार्केट बुलिश रहना है, बिकॉज दे नो द बिग बुल्स प्लान्स एंड दे ट्रेड इन द सेम डायरेक्शन, सो दे आल्सो एंड अप मेकिंग मनी। बीच में जो होते हैं उनमें से भी कुछ एक्सपीरियंस्ड, हाईली एक्सपीरियंस्ड स्कैल्पर्स, ट्रेडर्स जो है, जो डेली टाइम फ्रेम, जो मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, दे आल्सो मेक मनी बट दे आर वेरी फ्यू। अगर आपने रिसेंट सेबी का रिपोर्ट देखा होगा तो इसमें बताया कि 89% of FNO traders made losses in last 1 year. Who are these traders? They all come from this category, pig category. Don't go by the word. मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसी कैटेगरी में आता हूँ। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हम सब जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, हम सब पिग्स हैं। We generally don't make money. We here to come to get slaughtered. हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हम कटने के लिए आते हैं। हम लोग यहाँ पैसा नहीं बना पाते हैं, कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, मार्केट का सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है। मोस्टली हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो प्लेयर्स है ना, जो 5 मिनट 3 मिनट 15 मिनट की कैंडल्स विल प्ले कर रहे थे, यू विल फाइंड देम मोस्टली हर एक ग्रीन कैंडल के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, हर एक रेड कैंडल के बाद वो फिर से बुलिश से बेरिश हो जाते हैं। आपको दिखेगा 15 मिनट पहले वो कॉल बाय कर रहे थे, 15 मिनट बाद वो पुट बाय कर रहे हो, तो उनको ये नहीं पता होता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। उनको हर थोड़ी देर में लगता है कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, because they lack the sense of direction, because they lack the visibility of the plans of big players who are here to make money for sure, and they try to compete with other pigs in the same ring। जो पहले के टाइम में BSE में एक रिंग होती थी ना, आपने स्कैम 92 सीरियल में देखा होगा, वहां पे जो चिल्ला रहे होते हैं ना जोर जोर से, हाथों से इन उंगलियों से इशारे कर रहे होते हैं, वो सब पिग्स कैटेगरी में आते हैं। वो सब पैसा नहीं बना रहे, वो पैसा नहीं बनाते, बट रिंग की जो पेरिफेरी पे लोग खड़े होते हैं ना, रिंग के बाहर, जो उनको गाइड कर रहे होते हैं कि अभी क्या बेचना है, क्या उठाना है। ठीक है, और फिर वो लोग जो BSE की बिल्डिंग में भी नहीं बैठे हैं, वो लोग जो और बाहर बैठे हैं, जो 1 महीने 3 महीने का प्लान ऑलरेडी इन लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और वो इनके थ्रू एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। दीज आर बिग स्कैल्पर्स, द डिसिप्लिन ट्रेडर्स जिन्होंने बहुत मार्केट में एक्सपीरियंस लिया है। दे ऑल्सो मेक मनी बट दे फॉल इन टू दिस कैटेगरी, राइट। और ये है हमारे जैसी रिटेल की बहुत सारी जनता। तो जैसा कि कहते हैं ना कि मार्केट में बुल भी पैसा कमाता है, बेयर भी पैसा कमाता है, लेकिन पिग हमेशा कटता है।
है ना। जैसा कहते हैं कि बुल बनो या बेयर बनो, कभी पिग मत बनो मार्केट में। कभी हमेशा एक सेंस ऑफ डायरेक्शन रखो, हमेशा अपना एक कन्विक्शन रखो कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ और मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। डू आई नो द रीजंस। हर 5 मिनट में मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। HDFC बैंक का डायरेक्शन रोजाना चेंज नहीं होता, उसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी डायरेक्शन हर 5 मिनट में चेंज नहीं होता है। तो वो बड़े टाइम फ्रेम से हमें अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होता है। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आप कहाँ हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हो ना, आप यहाँ नहीं हो। अपने दिमाग से कोई भी खुशफहमी जो आपने शायद अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता रखी होगी कि मैं तो बहुत पैसा कमाता हूँ, आपका राम अच्छी तरह जानता है कि आप कहाँ फॉल करते हो। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है ना, ये मेरा वीडियो देख के ट्रेडिंग नहीं सीख रहे होते, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम क्या समझे अब तक? एक तो होते बिग प्लेयर्स जिनको हम बोलते अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स, जो कि हमारे टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर रहे होते। वो आते हैं हमारे टाइम फ्रेम में, आएंगे जब जरूरत पड़ेगी, वो आएंगे पिग्स को सबक सिखाने के लिए या छोटे बुल्स एंड बेयर्स को सबक सिखाने के लिए, टू गिव देम। जब वो छोटे वाले प्लेयर्स भूल जाते हैं ना कि डायरेक्शन क्या है, तो वो आते हैं और डायरेक्शन को एकदम से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तब भी, बट मेनली दे आर फ्रॉम दी अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स। तो हम इस वीडियो में और आगे के वीडियोस में इनको हमेशा अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स बोलेंगे। मीडियम टर्म प्लेयर्स होते हैं जो कि इंट्राडे भी हो सकते हैं और अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। अदर टाइम फ्रेम मतलब जो इंट्राडे नहीं है। ठीक है, एक होते हैं शॉर्ट टर्म प्लेयर्स, जो इसको हम बोल सकते हैं मिनट प्लेयर्स हैं, जिनको एक वो थ्रिल मिलता है। 1 मिनट की कैंडल पे मैंने, है ना, 20 पॉइंट निकाल लिए बैंक निफ्टी के, और फिर थोड़ी देर बाद 40 पॉइंट दे दिए वापस, फिर मैंने 30 पॉइंट निकाल लिए, फिर 25 पॉइंट दे दिए, उसके बाद 60 पॉइंट निकाल लिए, लास्ट में जाते जाते 25 पॉइंट दे दिए। ओवरऑल मैं 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके घर आ गया। आई एम प्राउडली शेयरिंग विद एवरीबडी, और पता चल रहा है कि इससे ज़्यादा तो मैंने ट्रांजैक्शन के चार्जेस दे दिए, और ये भी कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम से काम करते हैं। तो मोटा मोटा तीन टाइप के प्लेयर्स होते हैं मार्केट में। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार बेसिक्स को रिवाइज करेंगे जो अब तक हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, जस्ट टू बी ऑन द सेम पेज क्विकली। हो सकता है आपने 1 महीना पहले वो पुराना वीडियो देखा हो, भूल गए हो कुछ टर्म्स, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही भूल गए तो वो वीडियो पहले देखना जाके, फिर वापस यहाँ आके इसको देखना। एक मार्केट प्रोफाइल ऐसा दिखता है, गो चार्टिंग में मैंने बना के दिखाया था, कलरफुल बनाया हुआ अपन ने। ये सब ऑप्शनल होता है, आप चेंज कर सकते हो। ओपनिंग ओ से होती है। ए इज द फर्स्ट टाइम फर्स्ट 30 मिनट्स या 15 मिनट्स या जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, ए प्रोफाइल से वो स्टार्ट होगा, सॉरी ए प्रिंट से वो स्टार्ट होगा, ए टीपीओ जब बनने लगेंगे। ओ इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द मार्केट ओपन्स, है ना। जो पहला ट्रेड जिस प्राइस पे होगा ए सीरीज में, उसको ओ से डिनोट करते हैं कि मार्केट आज ओपन यहाँ हुआ था, और जहाँ पे क्लोज होता है उसको हम हैश से इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ है, तो आप देख रहे हो एम तक आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, एम तक प्रोफाइल के प्रिंट्स मिलेंगे। ओ से ओपन हुआ, हैश से क्लोज हुआ, ये इसको हम बोलते हैं टीपीओ। जो एवरी लेटर जो प्रिंट हो रहा है, जो ब्लॉक जो प्रिंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम प्राइस अपॉर्चुनिटी, टीपीओ। क्लियर है? इनिशियल बैलेंस रेंज बनती है, जो हमने सीखा था इसमें। जो टाइप ऑफ डेज में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि इनिशियल बैलेंस रेंज, यानी कि जो टेबल का बेस है वो कितना सॉलिड है, कितना स्ट्रांग है या कितना कमज़ोर है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो यानी कि फर्स्ट 1 आवर की जो रेंज है उसका हम इनिशियल बैलेंस रेंज बोलते हैं। अगर आप 15 मिनट्स का कर रहे हो तो वो हो गया आपका 30 मिनट्स का रेंज। Depending upon your time frame, 30 minutes is the most recommended time frame for market profile based trading. मेरा भी यही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 30 minutes is a very good time frame to not get slaughtered like a pig in the market, right? थोड़ा सा स्टेप बैक करो,
थ्रिल के लिए ट्रेड नहीं करना है, पैसे कमाने के लिए ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा स्टेप बैक करो, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, आपको बड़ी पिक्चर दिखाई देगी। जब आप ट्रैफिक के बीच में बुरी तरह से फंसे हुए होते हो ना, तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको हेलीकॉप्टर व्यू मिले, तो आपको समझ आएगा कि आपके छोटी छोटी कट निकालने से या बार बार हॉर्न बजाने से ट्रैफिक क्लियर नहीं होने वाला है। थोड़ा सा ऊपर जाओगे, 200 फीट ऊपर से देखोगे, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि रास्ते कहाँ से निकल सकते हैं। उसी तरह जैसे जैसे अपना टाइम फ्रेम बड़ा करोगे, तो यू विल हैव बेटर विजिबिलिटी ऑफ द मार्केट व्यू, जो कि हर 5 मिनट पे चेंज हो रही होती है ना, वो होना बंद हो जाएगी। और मार्केट प्रोफाइल इज फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, जैसा कि मैं इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो से बताते जा रहा हूँ, जो उस 89% पिक्स वाली कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट है। हाँ, तो हमने बोला इनिशियल बैलेंस रेंज क्या होती है, जो ए और बी प्रिंट से बनेगी वो इनिशियल बैलेंस रेंज होगी, यानी कि जो फर्स्ट 2 प्रिंट्स होंगे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर, यानी कि पहला 9:15 से 9:45 ए प्रिंट होगा और फिर बी प्रिंट होगा कहाँ, 9:45 से 10:15 बजे तक। दैट्स योर इनिशियल बैलेंस रेंज। इसका अपना सिग्निफिकेंस है, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पास्ट में हमने देखा है कि टाइप ऑफ डेज में ये बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद है वैल्यू एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट प्रोफाइल की, वैल्यू एरिया। प्राइस डिस्कवरी होती रही पूरे दिन, और मार्केट ने एक वैल्यू एरिया डिफाइन किया कि प्राइस ने 70% और 68% टू बी प्रिसाइज टाइम्स इस प्राइस रेंज में या इस प्राइस रेंज पे ही टाइम बिताया। यहाँ पे हम वॉल्यूम नहीं बात करें, वॉल्यूम प्रोफाइल के केस में वॉल्यूम होगा, मार्केट प्रोफाइल के केस में ये टाइम है कि प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताया पूरे दिन, यानी कि सबसे ज्यादा प्राइस को एक्सेप्टेंस किस जोन में मिली है। इस रेंज से इस रेंज में प्राइस को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली आज के मार्केट में, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एरिया। पीछे जाके देखो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, तो आपको और क्लियरली समझ आएगा कि ये कैसे बनता है। ऊपर के रेंज को हम बोलेंगे वैल्यू एरिया हाई, ये हो गया वैल्यू एरिया लो, और ये होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर डेली ट्रेडिंग, क्योंकि ये हमको बताता है कि सबसे ज्यादा टाइम प्राइस ने किस मार्केट ने किस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा टाइम बिताया। ठीक है, वैल्यू एरिया के अंदर भी। सॉरी। एक और टॉपिक है जो हमने ब्रीफली शायद डिस्कस किया था पहले, और वो था एक्सट्रीम्स वाला। सिंगल प्रिंट्स जब बनते हैं, तो सिंगल प्रिंट्स थोड़ा सा और आज इसको डिस्कस करेंगे। सिंगल प्रिंट्स वो होते हैं जहाँ पे कि दोबारा कोई और टीपीओ प्रिंट नहीं हुआ जिस प्राइस रेंज में। अगर आप देखोगे ये जो ए है, यहाँ पे कोई और टीपीओ प्रिंट नहीं हुआ पूरे दिन, इसलिए क्या बन गया, इसको बोलते हैं सिंगल प्रिंट्स। और अगर ये सिंगल प्रिंट किसी एक एक्सट्रीम पे हो, यानी कि ऊपर हो या नीचे हो, तो हम उसको बोलते हैं एक्सट्रीम। यहाँ पे ये सिंगल प्रिंट नीचे की तरफ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ बाइंग टेल। बाइंग टेल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नीचे से बाइंग आ रही है, सिग्निफिकेंट बाइंग आ रही है, और प्राइस को दोबारा इस पर्टिकुलर 9:15 से 9:45 के बीच में जो प्राइस एक बार इसके ऊपर गई, तो दोबारा कभी इसके नीचे नहीं आई, जो कि एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे कोई शायद अदर टाइम फ्रेम participant was active who did not want the price to come back in this zone again। इसको हम थोड़ा और डिटेल में आगे समझेंगे जब हम सिंगल प्रिंट्स को मैं समझाऊंगा, बट ये बेसिक डेफिनेशन को हमने थोड़ा सा रिवाइज किया है कि जो अब तक हमने पढ़ा है बेसिक टर्म्स, सो दैट यू अगेन गेट इनटू द जोन। नाउ अब हम इस टॉपिक से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को मिला के मार्केट का डायरेक्शन कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक्स है जो हम आज हम कवर करेंगे। वैल्यू एरिया शिफ्ट, रेंज एक्सटेंशन, एक्सट्रीम्स एंड टीपीओ काउंट। ओके, टीपीओ काउंट को इग्नोर कर देंगे, ज़्यादा इस पे आज नहीं बात करते, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक। चलो आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। सो वैल्यू एरिया शिफ्ट क्या होता है। वैल्यू एरिया शिफ्ट है, ये वैल्यू एरिया है जब ये किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट है, ये एक दिन का पूरे दिन का चार्ट है, और यू कैन सी द प्रोफाइल बना हुआ है बैंक निफ्टी का, और एक वैल्यू एरिया है। नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, और उसके नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया और ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। जब वैल्यू एरिया एक
डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो उससे हमें एक सेंस मिलता है कि मार्केट शायद बुलिश ट्रेंड में है। और नेक्स्ट डे अगर वैल्यू एरिया ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जैसे पिछले 2 दिन से अगर मैं कंपेयर करूं, वैल्यू एरिया हैज शिफ्टेड अबव, तो इट मींस मार्केट बोल रहा है कि मैं बुलिश ट्रेंड में हूं, अगर मैं सिर्फ वैल्यू एरिया को की टर्म्स में बात करूं। क्लियर हुआ ये? इसको हम बाकी चीज़ों के साथ कंबाइन करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि जैसे वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ तो हम बोल देंगे कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। बट वैल्यू एरिया अपने आप में अपनी वैल्यू रखता है, तो हम अभी वैल्यू एरिया के टॉपिक को समझ रहे हैं। इसी तरह इसमें अगर आप देखो कि वैल्यू एरिया पिछले दिन का यहाँ है और आज का वैल्यू एरिया यहाँ बना, तो कल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट न्यूट्रल रहना चाहिए, ना तो वो बुलिश है ना बेरिश है, क्योंकि वैल्यू एरिया कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। और ये सब बैंक निफ्टी की रियल चार्ट्स हैं जो मैंने गो चार्टिंग से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इस केस में क्या हो रहा है, वैल्यू एरिया नीचे शिफ्ट हो रहा है। वैल्यू एरिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इस दिन और इस दिन में वैल्यू एरिया में क्या रिलेशनशिप है, कि वैल्यू एरिया नीचे शिफ्ट हो गया, कोई इवन ओवरलैपिंग भी नहीं हुई इनमें, यानी कि बहुत एक्सट्रीम बेरिश सेंटीमेंट मुझे मिल रहे हैं वैल्यू एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट डे फिर से वो नीचे शिफ्ट हो गया। और इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्थ डे होना चाहिए वो भी थोड़ा बेरिश होना चाहिए। बाकी फैक्टर्स भी अपना रोल प्ले करेंगे, सिर्फ वैल्यू एरिया के बेस पर डिसीजन नहीं लेते हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे उन सब चीज़ों को। बट अगर सिर्फ वैल्यू एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मार्केट में क्या है, बेरिश सेंटिमेंट है। तो हमें एक थोड़ा सा सेंस मिला कि मार्केट का डायरेक्शन वैल्यू एरिया से कैसे निकालते हैं। ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, अगर आप इसको गौर से समझोगे तो देखो वैल्यू एरिया नीचे शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट डे हमें बेरिश सेंटिमेंट मिला, नेक्स्ट डे फिर से बेरिश हुआ और बेरिश हुआ, उसके बाद यहाँ से मार्केट बुलिश होने लगा, यहाँ थोड़ा न्यूट्रल हुआ, कंसोलिडेशन हुआ और फिर मार्केट फिर से बुलिश चला गया। हम इन चीज़ों को गो चार्टिंग में जाके भी देखेंगे, बट वैल्यू एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आया कि इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट डायरेक्शन द मार्केट इज हेडिंग इनटू, क्या वो बुलिश है या बेरिश है। सिर्फ अगर मैं वैल्यू एरिया 2 दिन का वैल्यू एरिया देखूं तो आई विल गेट सम सेंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रेंज एक्सटेंशन। रेंज क्या होता है, जो इनिशियल बैलेंस रेंज बना है आपका दिस इज योर इनिशियल बैलेंस रेंज, जो कि ए और बी प्रिंट से बनता है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को अगर कंसीडर करूं तो वो किससे बनता है, 1 आवर का जो भी रेंज मार्केट ने बनाया है, जो प्राइस ने बनाया है, दैट इज योर आईबीआर और इनिशियल बैलेंस रेंज। अगर मार्केट इस रेंज को ड्यूरिंग द डे कभी भी तोड़ता है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, रेंज किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है, जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे सी प्रिंट ने, जो कि पहले यहां था, उसके बाद इसने इस रेंज को तोड़ दिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि रेंज एक्सटेंड हो गई है। रेंज एक्सटेंड होने का मतलब मार्केट में एक डायरेक्शन आ गया। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहे और इसको तोड़े ना, तो उस दिन मार्केट क्या रह जाता है, साइडवेज रह जाता है। हम ऐसा मानेंगे कि साइडवेज हो गया, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर रेंज को एक्सटेंड कर दे और अगर वो रेंज ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो जाए तो हम उसे बुलिश मानेंगे, और अगर वो रेंज नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाए तो हम उसे बेरिश मानेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम एग्जांपल। ये बैंक निफ्टी का प्रोफाइल चार्ट है, ये वाला। हमने देखा यहाँ पे रेंज एक्सटेंड हुआ, और ये रेंज का जो एक्सटेंशन है कितना सिग्निफिकेंट है, ये आपको उससे भी समझ आ रहा हो कि यहाँ सब सिंगल प्रिंट्स है। ठीक है, कि यहाँ पे अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट्स वर सुपर एक्टिव टू इंश्योर कि प्राइस इसके नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और प्राइस उसके नीचे नहीं जाने देते वो लोग। रेंज एक्सटेंशन हुआ, हम रेंज एक्सटेंशन का टॉपिक पे बात करें। ये रेंज बना, ये इनिशियल बैलेंस रेंज है, उसके बाद रेंज ऊपर एक्सटेंड हो गया। मुझे समझ आ गया कि मार्केट में क्या है, बुलिश सेंटिमेंट है, तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा डायरेक्शन क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। तो नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा बुलिश भी हुआ। नेक्स्ट अगर आप गौर से देखोगे, रेंज एक्सटेंशन हुआ कहाँ पे, नीचे की तरफ। दिस वाज योर इनिशियल बैलेंस रेंज, ए और बी प्रिंट ने जो इनिशियल बैलेंस रेंज बनाया, और मार्केट कहाँ पे प्रिंट हुआ, यहाँ पे, यहाँ सॉरी, रेंज कहाँ से एक्सटेंशन, बेरिश साइड में, नीचे की तरफ रेंज एक्सटेंड हुई। तो अब नेक्स्ट डे के लिए मेरा क्या सेंटिमेंट है, नेक्स्ट डे के लिए मेरा सेंटिमेंट है कि बेरिश होना चाहिए, और फिर मार्केट नेक्स्ट डे बेरिश हो जाता है। दीज आर रियल बैंक निफ्टी चार्ट्स। तो नेक्स्ट डे मार्केट बेरिश हो गया। यहां से मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है, क्या रेंज एक्सटेंशन हुआ है? इस दिन कोई रेंज एक्सटेंशन नहीं हुआ, यानी कि मार्केट ने ना ऊपर की तरफ रेंज को तोड़ा जो इनिशियल रेंज बनाई थी, ना नीचे की तरफ। तो
इसका मतलब अगर नेक्स्ट डे का ट्रेंड मुझे समझना हो, डायरेक्शन समझना हो, तो मैं ये समझूंगा कि रेंज जो है नेक्स्ट डे ना बुलिश है ना बेरिश है, न्यूट्रल सेंटीमेंट मुझे कन्वे हो रहा है एज फार एज द रेंज एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट इज कंसर्न। देखो अभी तक दो कॉन्सेप्ट समझे, वैल्यू एरिया शिफ्ट समझा हमने कि वैल्यू एरिया किधर शिफ्ट हो रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रेंज एक्सटेंशन की रेंज किस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, एंड दीज टू विल हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट द नेक्स्ट डे, ताकि हम नेक्स्ट डे पहले से प्रिपेयर्ड हों कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेड नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक सेंस ऑफ डायरेक्शन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड करने के लिए यू विल नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स की कहाँ से ट्रेड करना पड़ता है, एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी उसके लिए, जो कि प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग, जिसको कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टच करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट, प्लस आज जो हमने सीखा है उसको उसके साथ कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे, जिसमें कि हम 4 प्राइमरी टॉपिक अगर पहले से पढ़ के आना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव, प्राइमरीली हम समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। द थर्ड टॉपिक, जो थर्ड पैरामीटर हम यूज करेंगे टू गेज द मार्केट डायरेक्शन इज द एक्सट्रीम्स, कि एक्सट्रीम्स कहाँ बन रही हैं। जैसा मैंने कि पहले उस स्लाइड में बताया, एक्सट्रीम मतलब सिंगल प्रिंट्स जो कि किसी एक्सट्रीम पे बने हुए हैं। सिंगल प्रिंट मतलब क्या होता है, जहां पे प्राइस ने दोबारा किसी भी टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम मतलब किसी भी 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम में प्राइस ने दोबारा उस रेंज में कभी भी नहीं आई। और अगर ये एक्सट्रीम मुझे मिल जाए, यानी कि ए प्रोफाइल, ए प्रिंट पे मिलने का मतलब क्या होता है कि मोस्टली अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट जो है ना वो एक्टिव हो गए हैं, है ना। अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट जब एक्टिव होते हैं ना, तो वो जनरली क्या होता है, मार्केट के शुरू में ही आ जाते हैं, बिकॉज ओवरनाइट जो भी हुआ ग्लोबल मार्केट्स में, एंड तो दे दे हैव टू एक्ट लिटिल फास्टर देन अदर्स टू सेट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। ओवरनाइट जो उधर ग्लोबल मार्केट्स में हो, तो इंडियन मार्केट में वो क्या करेगा, आके क्विकली शुरू में ही उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा या ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा, एक झंडा गाड़ देगा कि ये हमने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया है। वो एक मूवी थी ना ओमकारा, जिसमें लंगड़ा त्यागी वाली, जिसमें एक इनिशियल सीन में लंगड़ा त्यागी बोलता है कि अब बारात यहाँ से आगे नहीं जाएगी, और वो बस का टायर पंक्चर कर देता है। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे जो अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट है या जो मीडियम साइज का बुल या बेयर है, उसने यहाँ पे एक झंडा गाड़ दिया कि अब प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी। कुछ इस तरह का सेंटिमेंट होता है एक्सट्रीम जो हमें कन्वे करता है। एक्सट्रीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए प्रिंट में ही आएगा, वो किसी और प्रिंट में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे, और दोनों साइड में आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे ए प्रिंट में आया, बाद में जे प्रिंट में हमें नीचे बाइंग टेल मिली, ऊपर सेलिंग टेल थी, नीचे बाइंग टेल मिली। तो यानी कि यहाँ पे भी एक बड़ा बुल एक्टिव है, यहाँ पे बड़ा बेयर एक्टिव है, और बीच में पिग्स लड़ रहे हैं, और जो हर थोड़ी देर में सोचते हैं कि अब मार्केट बुलिश हो गया या अब बेरिश हो गया। सो इस तरह से हम एक्सट्रीम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है आज, और कल इसकी वजह से क्या होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स के साथ में समझोगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जरा आप मुझे बताओ इसमें क्या एक्सट्रीम है। इसमें है सेलिंग एक्सट्रीम, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से एक एक्सट्रीम बनाया, यानी सिंगल प्रिंट की लाइन बनाई, और यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, हो सकता है इसको ओपन टेस्ट ड्राइव बोल सकते हैं, पिछले दिन के वैल्यू एरिया लो तक गया होगा या रेंज तक गया होगा, और फिर नीचे आ गया, उसके बाद प्राइस दोबारा कभी ऊपर नहीं गई। तो एक्सट्रीम कहाँ मिली हमें, ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेरिश सेंटिमेंट है। तो नेक्स्ट डे के लिए हम इसको बेरिश सेंटिमेंट कवर करें, कंसीडर करेंगे। और बाकी चीजें वैल्यू एरिया शिफ्ट और जो पिछले दिन से आ रहा है वैल्यू एरिया शिफ्ट या रेंज एक्सटेंशन, अगर आप इसमें देखोगे रेंज एक्सटेंशन भी नीचे की तरफ हुआ है, तो ये बेरिश सेंटिमेंट आया, और फिर नेक्स्ट डे मार्केट नीचे खुला। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, देयर इज अ बाइंग टेल, और वो भी किस में है, इनिशियल ए और बी टाइम फ्रेम में आ गई है, ए और बी प्रिंट में आ गई है। तो इसका मतलब जल्दी जब अदर टाइम फ्रेम पार्टिसिपेंट एंटर हो जाते हैं ना मार्केट में, और या फिर एक्सट्रीमली लेट होते हैं, लास्ट में एन या एम प्रिंट पे आए, उसका अलग सिग्निफिकेंस है, उसकी अलग ही वेटेज है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने मुझे क्या मैसेज कन्वे किया कि देयर इज अ बाइंग टेल। तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा सेंटिमेंट, अगर मैं सिर्फ एक्सट्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बुलिश होना चाहिए, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक बुलिश बना। यहाँ पे क्या हो गया, नेक्स्ट डे मुझे क्या मिली, सेलिंग टेल, एक एक्सट्रीम मिली जो ऊपर की साइड में है, सॉरी ये तो बुलिश हो गया। नेक्स्ट डे, अब अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट डे का समझना हो तो मेरे लिए क्या होगा, नेक्स्ट डे बेरिश होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिंग टेल मिल रही है। तो आपने समझा वैल्यू एरिया शिफ्ट से कैसे समझ आता है, रेंज एक्सटेंशन से कैसे समझ आएगा डायरेक्शन, और एक्सट्रीम से कैसे समझ आएगा। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल है एक्सट्रीम के। अगर आप इसको गौर से देखोगे, क्या इसमें कोई एक्सट्रीम है? अच्छा, एक्सट्रीम को जब हम काउंट करते हैं तो सिंगल प्रिंट जो, अगर एक से ज़्यादा टीपीओ नहीं है, मतलब मिनिमम 2 टीपीओ होने चाहिए, और जितने ज़्यादा टीपीओ होंगे उसकी उतनी ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी। यहाँ पे क्या है ना, एक है, एक को हम कंसिडर नहीं करते, ये तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि तो टाइम खत्म हो गया, 3:30 बज गए और हमें पता ही नहीं चला कि ये एक्सट्रीम होता कि नहीं होता है। अगर एक दो टीपीओस और होते बाद में तो हमें पता चलता। तो ये टेस्ट नहीं हुआ, ये ऑक्शन जो है ना टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हम इसे एक्सट्रीम नहीं बोल सकते, क्योंकि लास्ट में हुआ है। बट एक से ज्यादा टीपीओ होने चाहिए टू बी कंसिडर्ड एज एक्सट्रीम, अदरवाइज ये एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, तो अगर इन तीनों केसेस में आप देखोगे ये एक्सट्रीम बना ही नहीं है, पूरे दिन कोई एक्सट्रीम नहीं बना, यानी कि other time frame participants were quite okay with the fight between medium sized bulls, bears and pigs and ostrich and rabbit and all, सब में जो फाइट चल रही है, they were okay, they were not bothered। वो आराम से एक पहाड़ के कोने में बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। they are quite okay with whatever is happening in the market, they enter when they think they have to enter। ठीक है, तो ये वो केस है जहां पे कोई एक्सट्रीम नहीं आई, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी लोग अपने आप ही उनके हिसाब से मार्केट को चलाते रहे। तो इन तीनों ही केसेस में एक्सट्रीम नहीं था, तो हम उस केस में इसको क्या मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे। एक्सट्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एक्सट्रीम क्या होगी, या जो सिंगल प्रिंट्स हैं वो आपको एज पे नहीं मिलेंगे, यानी कि टॉप पे या बॉटम पे नहीं मिलेंगे, कई बार वो आपको बीच में मिलेंगे। दिस हैज this has very this is a very strong indication of say क्या बोलते हैं, अगर इसको गौर से समझो, ये एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे बना है, समझ रहे हो, मार्केट यहाँ चल रहा था, उसके बाद एकदम से उसने एक स्प्रिंट मारा और ऊपर चला गया, और उसके बाद वो दोबारा कभी नीचे नहीं आया। इसको हम बोलते हैं सिंगल प्रिंट्स। अगर आसान भाषा में बोलूं तो सिंगल प्रिंट्स का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द डे किसी ने, जिसके पास थोड़ी मसल पावर थी या मनी पावर थी, किसी ने डिसाइड किया कि ये बच्चे जो खेल रहे हैं ना नीचे, उनके बस का है नहीं, बिकॉज हुएवर दिस प्लेयर वाज, ही और शी वांटेड द मार्केट प्राइस टू गो अप अराउंड दिस लेवल। सो ही और शी थॉट कि ये लोग जो बच्चे खेल रहे हैं अपने आप ही मार्केट को वहां ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो मैं ले जाऊंगा बाद में। फाइनली एट सम पॉइंट इन ड्यूरिंग द डे उनको लगा कि मार्केट प्राइस जो है इज नॉट फेयरली वैल्यूड इन दिस जोन, और उन्होंने मार्केट को इतना तेजी से पुश किया कि प्राइस दोबारा उस जगह पे ट्रेड ही नहीं करने आई, बचे हुए किसी भी आधे घंटे के टाइम फ्रेम में, यानी कि बचे हुए किसी भी टीपीओ पे कोई भी टीपीओ दोबारा यहाँ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी तेजी से मार्केट को इतनी मसल पावर के साथ लेके जाया गया कि वहाँ ट्रांजैक्शंस ही नहीं हुए। हमारी बात समझे, हर जगह क्या होता है, व्हेन यू सी मल्टीपल टीपीओस, जब आप मल्टीपल टीपीओस देखते हो क्या होता है, यहाँ पे बार बार प्राइस आ रही है, बार बार यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, रस्साकशी हो रही है। लेकिन कहीं पे एक सिंगल टीपीओ हो ना, सिंगल प्रिंट, इसका मतलब वहां पे स्कोप ही नहीं दिया, जो भी था, वो बायर था या सेलर था, जिसने भी वो बनाया उसने स्कोप ही नहीं दिया, उसने जितने भी ऑर्डर बुक में क्वांटिटी लगी हुई थी ना, सबको एब्जॉर्ब कर लिया, चाहे वो बाइंग की हो सेलिंग की हो, डिपेंडिंग अपॉन विच डायरेक्शन दे आर मूविंग द मार्केट प्राइस टू इनटू, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो सारी को एब्जॉर्ब कर लिया गया, मौका ही नहीं दिया किसी को। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो यहाँ पे, जब ये के प्रिंट जब हुआ उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे नहीं आई, प्राइस पूरे दिन यहाँ घूम रही थी, नीचे से हमें यहाँ पे क्या मिल रही थी, बाइंग टेल भी मिली थी, इसका मतलब कोई चाह रहा था कि प्राइस ऊपर जाए। पूरे दिन उसने वेट किया, छोटे बच्चों से नहीं हो पाया, फाइनली दिस पार्टिसिपेंट हैड टू एंटर द मार्केट एंड पुश इट इन द डायरेक्शन वेयर दिस पार्टिसिपेंट वांटेड इट टू बी। इसी तरह ये वाला केस अगर देखोगे, अच्छा जितने ज्यादा सिंगल प्रिंट टीपीओस हैं उतना ज्यादा
मतलब उसमें वेटेज है उसका। क्यों है उसका वेटेज उतना ज्यादा? क्योंकि वो एक सर्टेन प्राइस से उसको मूव कराना था। अब एक बार गौर से एक इसको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझो। अगर ऊपर भी कोई बड़ा बेयर हो जिसको कि प्राइस को नीचे लाना है, उसको यहाँ से नीचे लाने के लिए इतना ही पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा। आप देखोगे जब प्राइस वापस इस लेवल पे आएगी ना। अब आप इसी को समझिए, ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। जे टीपीओ में ऊपर गया, जे प्रिंट में प्राइस ऊपर गई, के से उसको नीचे पुश करने की कोशिश की गई। एक सर्टेन लेवल पे के वापस आगे पुश नहीं कर पाया बिकॉज समबडी wanted this price to stay above this level। एल प्रिंट में हो फिर से यहाँ पे संघर्ष हुआ, लेकिन एल प्रिंट उसको नहीं ब्रेक कर पाया। लास्ट के आधे घंटे में फिर से एक अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इस रेंज को नहीं तोड़ पाया। आपको मैं गो चार्टिंग में दिखाऊंगा ये कैसे दिखता है, और गो चार्टिंग हैज़ वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स जहाँ पे कि वो आपको इस तरह से दिखा देता है। इनको हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है, दैट आई विल शो यू। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। सिंगल प्रिंट्स जो होते हैं विच आर नॉट एक्सट्रीम्स बिकॉज दे आर नॉट फॉर्म्ड एट एक्सट्रीम्स ऑफ द प्रोफाइल, लेकिन बीच में बनते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। इसको हो सकता है अगर आप चाहोगे तो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे विद लाइव एग्जांपल्स। बट ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आया तो थोड़ा सा रिवाइज करके फिर से देखो, और वीडियोस सर्च करो, बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स हैं। लास्ट में फिर से बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी दूंगा। बुक्स पढ़ो, बुक्स से अच्छी नॉलेज कोई नहीं देता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, टीपीओ काउंट एक कॉन्सेप्ट है। जब इसको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट जस्ट एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बता देता हूँ। जब हमें एक्सट्रीम नहीं मिल रही हो, रेंज एक्सटेंशन नहीं मिल रहा हो, मार्केट बहुत ही बैलेंस्ड दिख रहा है, दिस लाइक ए बैलेंस्ड मार्केट जिसमें कोई एक्सट्रीम नहीं है, कोई सिंगल प्रिंट्स नहीं है, तो उस केस में हम कैसे सेंस ऑफ डायरेक्शन निकालेंगे? तो उस केस में हम इसको बोलते हैं कि हम कभी कभी टीपीओ काउंट कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कितने टीपीओ है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे कितने टीपीओ है, और उसमें हम ए सिंगल प्रिंट्स को छोड़ देते हैं। तो उस केस में जिधर ज़्यादा टीपीओ होते हैं हम समझते हैं कि वहाँ पे प्रेशर है, वहाँ से मतलब डायरेक्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ पे 20 टीपीएस है, यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर तक 20 टीपीएस है, यहाँ पे 32 टीपीएस है, तो एक बुलिश सेंटीमेंट मुझे कन्वे हो रहा है। इसी तरह इसमें अगर आप देखोगे तो भी मुझे बुलिश सेंटीमेंट कन्वे हो रहा है क्योंकि नीचे ज़्यादा टीपीएस है मेरे पास। इसको डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार हम एक डिसीजन टेबल बना सकते हैं विच इज़ वेरी इजी। हमें इसको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही सब दिमाग में छप जाएगा। अगर मेरा वैल्यू एरिया शिफ्ट बुलिश है यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मेरा रेंज एक्सटेंशन भी बुलिश हो रहा है यानी कि रेंज भी ऊपर की तरफ एक्सटेंड हुई है, और मेरा एक्सट्रीम भी बुलिश है यानी कि मुझे नीचे बाइंग टेल आ रही है, तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा मार्केट का डायरेक्शन बुलिश रहना चाहिए, मेरा रुझान बुलिश रहना चाहिए। मेरे को वहाँ पे बाय ऑन क्या बोलते हैं, फॉल, एवरी फॉल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास बुलिश बुलिश बेरिश एक्सट्रीम्स बेरिश हैं लेकिन ये दोनों बुलिश हैं, तो मैं एक इसको बुलिश साइड पे ही कंसिडर करूंगा, और मैं वहाँ पे नेक्स्ट डे सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा, चाहे वो वीवैप से ढूंढूं या वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, या पिछले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल, कहीं से भी अगर प्राइस उस जोन में आती है तो आई शुड लुक फॉर बाइंग सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ सेलिंग सिग्नल्स। बिकॉज अगर मैं बाय नहीं करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक पिग के साइंस होते हैं, एक पिग होने के साइंस होते हैं कि आप मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। या तो आप बहुत एक्सपर्ट ट्रेडर हो जो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होते हैं, जो 20-30 पॉइंट के लिए 50 पॉइंट के लिए क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे एक क्विक स्कैल्पिंग मिलेगी, तो ऐसा करो, अदरवाइज ऐसा कभी मत करो। हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में रहो तो आप पिक बनने से बच जाओगे, और एक ही डायरेक्शन में रहो जब तक कि पूरा आपको कंफर्मेशन नहीं हो कि डायरेक्शन चेंज हो गया है, और वो बड़े टाइम फ्रेम से ही समझ आता है। ये
अगर वैल्यू एरिया मेरा बुलिश है, शिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ हुआ है, रेंज एक्सटेंशन सपोज करो हुआ ही नहीं, पूरे न्यूट्रल है, एक्सट्रीम बेरिश है, तो मैं नेक्स्ट डे के लिए एक न्यूट्रल माइंडसेट, एक न्यूट्रल सोच के मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करूंगा या फिर अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। सपोज करो वैल्यू एरिया शिफ्ट नहीं हुआ, रेंज एक्सटेंशन बेरिश है तो ओवरऑल बेरिश होना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक डिसीजन टेबल बना ली अपने समझने के लिए कि नेक्स्ट डे के लिए मेरा रुझान क्या होना चाहिए, मैं सेल ऑन राइज करूंगा या बाय ऑन फॉल करूंगा, बाय ऑन डिप्स, सॉरी, हाँ, बाय ऑन डिप्स करूंगा या सेल ऑन राइज करूंगा, ये मैं एक दिन पहले से ही अपना मन बना लेता हूँ। कब करूंगा एग्जैक्टली वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओपन कहाँ हो रहा है मार्केट, क्या मार्केट एक बैलेंस्ड ओपनिंग दे रहा है या इम्बैलेंस्ड, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। उसके बेस पे हम बाकी चीजें देखते हैं कि हमें बाय और सेल करना कहाँ चाहिए, हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए और कब बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। अभी आप देखो ये एक एग्जाम्पल है, आप गौर से सोचो इसमें क्या हो रहा है। 2 दिन का प्रोफाइल है आपके सामने, बैंक निफ्टी का प्रोफाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं, हमने जो 3 क्राइटेरियाज अभी डिसाइड किए जो डिसीजन टेबल पे, उसके हिसाब से मुझे अगर नेक्स्ट डे का डायरेक्शन निकालना हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, वैल्यू एरिया, ये वैल्यू एरिया, ये वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ, क्या सिग्नल दे रहा है, वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, बुलिश है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है, रेंज एक्सटेंशन। रेंज जो है एक्सटेंड हुई है, किस डायरेक्शन में हुई है, ऊपर की तरफ एक्सटेंड हुई है, नीचे की तरफ नहीं हुई है एक्सटेंड, रेंज ऊपर की तरफ एक्सटेंड हुई। तो मैंने क्या बोला, रेंज भी मेरी, रेंज एक्सटेंशन मुझे बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। थर्ड हमारा क्राइटेरिया क्या है, एक्सट्रीम्स हैं क्या, कहाँ है एक्सट्रीम, नीचे की तरफ, इसमें हमें क्या दे रहा है, बाइंग एक्सट्रीम्स आ रही हैं, बाइंग एक्सट्रीम है, नीचे से मार्केट में बाइंग एक्सट्रीम आई है, सिंगल प्रिंट यहाँ पे हो रहे हैं, बाइंग टेल बन रही है। इन तीनों को अगर मैं डिसीजन टेबल के हिसाब से सोचूं तो नेक्स्ट डे के लिए मेरा सेंटिमेंट मार्केट को लेके क्या होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। हो उम्मीद कर रहा हूं आपने भी सही गेस किया होगा। और अब हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि नेक्स्ट एक्चुअली हुआ क्या। तो दिस वाज दिस प्रोफाइल। नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, ये यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद टेस्ट ड्राइव हुआ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ओपन टेस्ट ड्राइव क्या होता है, इस रेंज तक आया या यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है और यहाँ तक भी आ सकता है। और ये सब क्या है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मेरा ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन सेंस बोल रहा है कि आज मार्केट बुलिश रहना चाहिए। तो मैं सही जगह पे अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा कि ट्रेड कहाँ लेना है, वो थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए वी वर क्लियर, हमारे तीनों पैरामीटर्स बता रहे थे कि मार्केट कल बुलिश रहना चाहिए। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, प्रोबेबली नीचे आया या फिर नीचे नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, यहाँ पे बी और सी बनाया। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, ये बी और सी दो होने का क्या मतलब होता है, इट्स काइंड ऑफ अ डबल टॉप। क्यों है डबल टॉप, क्योंकि बी टाइम फ्रेम यानी कि 9:45 से 10:15 तक भी यहाँ आया और एक बार फिर से सी वाले टाइम फ्रेम में भी प्राइस यहाँ आई, यानी कि 2 अलग अलग आधे घंटे के फ्रेम में प्राइस वहां पे ट्रैवल की। तो एक डबल टॉप जैसा बनेगा, मार्केट प्रोफाइल में आपको डबल टॉप इस तरह का दिखाई देगा। अभी हम गो चार्टिंग पे इसको देख भी लेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर से बुलिश हुआ। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अभी नेक्स्ट डे क्या होगा, वो बताओ। वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ है, एक्सट्रीम आई है, रेंज एक्सटेंशन हुआ है, नहीं हुआ, यानी कि 2 बुलिश है, एक न्यूट्रल है। मेरा अभी भी स्लाइटली बुलिश साइड पे ही सेंस रहेगा क्या, और मैं फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज करूंगा फॉर द नेक्स्ट डे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ बेरिश है, रेंज एक्सटेंशन यहाँ पे हुआ, रेंज एक्सटेंशन हुआ, नीचे की तरफ बेरिश है। और मेरे को क्या देखना होता है, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कहाँ है इसमें, इस दिन एक्सट्रीम कहाँ है, पिछले दिन एक्सट्रीम है नीचे की तरफ, यानी कि बुलिश है, जो कि मुझे बोल रहा है कि नीचे से एक्सट्रीम आ रही है, सिंगल प्रिंट्स आ रहे हैं, बुलिश है। और जो कि मार्केट के सेकंड हाफ में आए हैं, टूवर्ड्स द एंड आए हैं। ठीक है, लेकिन 2 बेरिश है,
एक बुलिश है, तो मेरा डायरेक्शन क्या होगा, क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, क्योंकि दो पैरामीटर्स पे बेरिश है। बहुत एक्सट्रीमली बेरिश नहीं होऊंगा प्रोबेबली, लेकिन अगर ये पता है अगर आपको ए प्रिंट होता या बी प्रिंट होता तो मैं थोड़ा था कॉन्शियस होता, क्योंकि ये के प्रिंट है इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद प्राइस ने एल में भी इसको तोड़ने की अटेम्प्ट किया और एम में भी यहीं, तो ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से कम्प्लीटली रिवर्स कर गया। ये चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस से समझ आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे क्या हुआ ज़रा देखते हैं। ये प्रिंट हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, और नेक्स्ट डे प्राइस क्या हो गया, थोड़ा बेरिश गया, लेकिन आप देख रहे हो एक्सट्रीमली बेरिश नहीं गया, वो एक्सट्रीमली बेरिश नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या मिला, फिर से ए प्रिंट में ही नीचे से टेल मिल रहा है। प्लस आप देख रहे हो वैल्यू एरिया बहुत बड़ा है, जो कि हमने पहले पास में समझा था कि वैल्यू एरिया की साइज पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, एनीवे इसको हम और आगे समझेंगे। अब आप देखो मार्केट बेरिश ही था, मार्केट यहाँ खुला, उसके बाद नीचे गया और फिर यहीं घूमता रहा, लेकिन मार्केट बुलिश नहीं था। बट हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन भी यही कह रहा था कि मार्केट बेरिश है और हम बेरिश थे। एक पैरामीटर पे बुलिश हो गया था, तो हम एक्सट्रीमली बेरिश नहीं थे। क्लियर है, समझ आया आपको सर? हो सकता है इन एग्जाम्पल से कुछ समझ आया हो। अभी हम गो चार्टिंग पे जाके देखेंगे, थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स ऑन मार्केट प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से खरीदते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने हैं, जो भी आप डील पे खरीद रहे हो उसी डील से खरीद सकते हो, लेकिन वो एक एफिलिएट लिंक है, तो उससे मुझे 10-20 रुपए इसमें से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ इतना एफर्ट आपके लिए डालने के बाद, तो प्लीज़ बाय इट फ्रॉम माय लिंक। बहुत अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है मार्केट प्रोफाइल के ऊपर, जिम डाल्टन की, हु आर द, यू कैन कॉल देम द फादर ऑफ मार्केट प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग। एक इसका इंडियन वर्जन भी है, छोटा, ये थोड़ी बड़ी बुक है, बहुत समय लगेगा, लेकिन इसी बुक को एक उसका यू कैसे कह सकते हैं कि एक छोटी कॉपी बना दी है। क्या बोलते हैं, पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, एक तो होती है आपकी लॉन्गमैन की बड़ी डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड की बड़ी बड़ी डिक्शनरी है, और एक होती है पॉकेट डिक्शनरी। तो क्या करा है, इस बुक में से कुछ कुछ पॉइंट्स को उठा के अपने रुद्रमूर्ति सर ने इसमें डाल दिया है उसको, और कलरफुल चार्ट बना दिए हैं थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए। तो इसको आप क्या बोलते हैं, गाइड बुक टाइप हो सकती है, रेफरेंस बुक के पॉइंट पर आप इस बुक, ये जो है ना बहुत छोटी सी बुक है, बहुत कम पेजेस हैं, आधे तो फोटो से ही भरे हुए हैं। आपको जो मैंने आज समझा है वो कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप, और यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद दिस, आप स्टार्ट कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन अगर आप प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग को लेके थोड़ा भी सीरियस हो और आप एक्चुअली अपनी कॉम्पिटेंसी वहाँ बिल्ड करना चाहते हो, यू मस्ट रीड दिस बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। टाइम लगेगा आपको समझने में, जब कॉम्पिटेंट लेवल पे आप पढ़ने लगोगे उसको, उसमें अलग अलग लेवल वाइज बताया गया है, तो जब आपको कई बार ऐसा होगा आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें, कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बार बार पढ़ोगे आपको समझ आएगा, आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट ही समझ आएंगे, जो कि मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, इट्स टेक्निकली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब थोड़ा सा गो चार्टिंग पे चलते हैं, वहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट मी टेक यू टू गो चार्टिंग। देखो गो चार्टिंग के ऊपर मैंने, अच्छा हमें प्रोफाइल देखना है ना, बैंक निफ्टी प्रोफाइल, तो गो चार्टिंग के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया कि कैसे गो चार्टिंग में चीज़ों को सेटअप करते हैं। और गो चार्टिंग हैज़ अ पेड सब्सक्रिप्शन, फ्री में आपको सिर्फ प्रीवियस डे तक का डेटा दिखेगा, लाइव डेटा नहीं दिखेगा। स्टडी के लिए आपको लाइव डेटा की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ना शुरू करो, ये चीज़ें जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगी, फ्री वाले में भी मिल जाएगी। अगर आपका थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप होता है तो मेरा एक एफिलिएशन है गो चार्टिंग के साथ, अगर मैं एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन, अगर आप उसके थ्रू सब्सक्रिप्शन खरीदते हो डेटा का, तो आपको इस पर 20% डिस्काउंट मिल सकता है। इट्स योर कॉल, लेना नहीं लेना आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप प्रोफाइल बेस्ड ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। आप बेल टीपीओ का लोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और उसमें इतने फीचर नहीं हैं जितने की गो चार्टिंग में है।
तो ये हमारा गो चार्टिंग है। मैं आपको जो एक्सट्रीम्स की बात कर रहा था, ये जो येलो लाइंस दिख रही हैं आपको, दीज आर द सिंगल प्रिंट एक्सट्रीम्स ड्यूरिंग द डे जो आ रही हैं, जो एक्सट्रीम पे नहीं है लेकिन सिंगल प्रिंट्स हुए हैं। तो क्या करता है गो चार्टिंग, हैज दिस ऑप्शंस कि आप उनको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये जो एक है, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है प्राइस के लिए, इसको तोड़ना। इसको तोड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने सिंगल प्रिंट्स बना दिए, तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ी पावर लगेगी, और उस वक्त हम थोड़ा वॉचफुल हो सकते हैं मार्केट में। वहां पे अगर मुझे कोई रिवर्सल साइन मिल रहा है तो आई कैन टेक अ बेरिश पोजीशन, और अगर इसको तोड़ के ऊपर जा रही है प्राइस तो आई कैन टेक अ बुलिश पोजीशन। वो सब थोड़ा सा ट्रेडिंग टेक्निक्स के पार्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, क्योंकि ये तो कितना भी आगे जाओ, चलो हम रिसेंट वीक से स्टार्ट करते हैं। गौर से समझते हैं, वैल्यू एरिया शिफ्ट हो रहा है, किधर शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वैल्यू एरिया नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, रेंज एक्सटेंशन नीचे की तरफ हुआ, बेरिश सेंटीमेंट है, नेक्स्ट डे मुझे बेरिश सिग्नल्स मिलते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेरा वैल्यू एरिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, स्लाइटली ऊपर, ओवरलैपिंग था, पूरी तरह बुलिश नहीं था, लेकिन मेरा रेंज एक्सटेंशन नेगेटिव था। हमारी बात समझिए, इधर भी मैं नेगेटिव था। तो लेकिन अगर या सॉरी सॉरी हम इसको, मैं थोड़ा भूल गया। लेट्स स्टार्ट अगेन। सो या लेट्स ट्राई टू रीड दिस वन। यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, रेंज एक्सटेंशन नीचे हुआ है, वैल्यू एरिया ऊपर गया है, तो मैं क्या हूँ, बेरिश हूँ, क्योंकि ये मेरा बेरिश है, ये मेरा बेरिश है, वैल्यू एरिया बुलिश है। एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है वैल्यू एरिया, क्योंकि बहुत बड़ा ओवरलैपिंग पीरियड है। आई बात समझ, तो नेक्स्ट डे बेरिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं है, रेंज एक्सटेंशन पॉजिटिव हुआ है, वैल्यू एरिया नेगेटिव था, रेंज एक्सटेंशन पॉजिटिव था, एक्सट्रीम न्यूट्रल था। तो मैं न्यूट्रल टाइप का सेंटीमेंट है मेरे पास, एक पैरामीटर बुलिश है, एक पैरामीटर बेरिश है, वैल्यू एरिया बेरिश था और रेंज एक्सटेंशन बुलिश था। तो मार्केट में मुझे कुछ ज़्यादा सेंस समझ नहीं आ रहा, मैं अपना ट्रेडिंग एक उस बुलिश या बेरिश सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रखूंगा। उसके लिए डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स हो सकती हैं, वैल्यू एरिया हाई और लो के बीच में जब प्राइस ट्रैवल करता है, बट वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। बट आपको जो चीज़ समझनी है यहाँ पे कि हमें मार्केट प्रोफाइल से सेंस ऑफ डायरेक्शन कैसे मिलता है। आपने देखा मार्केट यहाँ से गिर रहा था, लगातार गिर रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, आपने देखा कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, जो एक्सट्रीम सेंस ऑफ, यो बिल्कुल एक्सप्लिसिट सेंस ऑफ डायरेक्शन था, वो गायब हो गया। अब मुझे यहाँ मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं, विच आर टेलिंग मी कि शायद अब ये डायरेक्शन चेंज होने वाला है। तो आई एम क्लोजली वॉचिंग एवरीडे क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे मुझे क्या मिला, ये वैल्यू एरिया पिछले वैल्यू एरिया के अंदर ही बन गया। हरी बात समझे, जिसका मतलब मैं कंप्लीटली शायद रेंज बाउंड रह सकता हूं आज के दिन के लिए, लेकिन कल मैं फटूंगा। जब ये होता है, इसको शायद हमने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया है, कि जब इनसाइड बन जाता है वैल्यू एरिया, तो नेक्स्ट डे मूवमेंट आ सकता है। किस डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है, किस डायरेक्शन में आ सकता है, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है, यहाँ से मैं पॉजिटिव आया था, यहाँ पे मैं न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव है, तो पूरे चांसेस है कि शायद मैं बेरिश साइड पे फटेगा मार्केट। लेकिन मार्केट जब ओपन हुआ तो ऊपर हुआ, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ इन तीन चीज़ों से हम ट्रेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे कि अब मैं ओपन कहाँ हुआ, पिछले दिन के वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन हुआ, यानी कि मार्केट में एक एक्सट्रीम इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, दोज आर द डेज व्हेन यू मस्ट ट्रेड। जब मार्केट बैलेंस्ड होता है मतलब जैसा ये एक बैलेंस्ड मार्केट है, यानी कि रेंज एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एरिया बहुत वाइड बना हुआ है और वैल्यू एरिया एक्सटेंड नहीं हो रहा है, वो सब बैलेंस डेज होते हैं। जब मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, यानी कि मार्केट जब ओपन होता है तो पिछले दिन की रेंज के बाहर चला जाए, पिछले दिन की जो कि इस दिन हुआ है, ये रेंज है, ऊपर से नीचे तक रेंज होती है, ये वैल्यू एरिया है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मार्केट जब नेक्स्ट डे वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होता है तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड ओपनिंग होना। मार्केट यहाँ होता है तो स्लाइटली इम्बैलेंस्ड हो सकती है ना, लेकिन अगर रेंज के बाहर ओपन हो जाए, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीमली इम्बैलेंस्ड मार्केट टुडे। और इस दिन मार्केट में ट्रेंडिंग मूव्स बहुत
लाइकली है कि आएंगे, और वो अच्छे दिन होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आई ट्राई टू टेक दिस कवर द सेम एग्जांपल। सेम चीज यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ ऊपर की तरफ, वैल्यू एरिया शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ऑलरेडी अब सेंस ऑफ डायरेक्शन आ चुका है, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, क्लियरली मुझे दिख रहा है, और नेक्स्ट डे मार्केट ने बताया कि मैं बुलिश साइड पे जा रहा हूँ। तो रेंज एक्सटेंशन हुआ ऊपर की तरफ, वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ, एक्सट्रीम नहीं था दोनों में ही, तो बुलिश हो गया। एक्सट्रीम होता तो शायद और बुलिश जाता, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं। आप देख रहे हो एक बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, फिर से यहाँ पे देखो एक्सट्रीम बना, फिर ये क्या हुआ, कुछ कहीं पे शिफ्ट नहीं हुआ, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा मुझे, वैल्यू एरिया कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। मैं यहाँ से अगर देखूँ रेंज एक्सटेंशन दोनों साइड में हो गया, राइट, जिससे मुझे कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं मिल रहा। आ रही बात समझे, मुझे कोई एक्सट्रीम भी नहीं मिल रहा, तो आई एम क्लूलेस कि क्या हो रहा है। अब मुझे वेट करना चाहिए कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन कहाँ होता है, क्या वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है या वैल्यू एरिया के नीचे होता है। द बेस्ट सिनेरियोज वुड बी जब मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट कर दे, यानी कि वैल्यू एरिया पिछले दिन के वैल्यू एरिया के ऊपर या नीचे ओपन हो, और वहीं पे मार्केट प्राइस को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि अगर आप इस केस में समझोगे, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट वापस उस वैल्यू एरिया में नहीं गया, जिसका क्या मतलब है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव एक्सेप्टेड दिस प्राइस एज द फेयर वैल्यू ऑफ बैंक निफ्टी फॉर टुडे। लेकिन प्राइस ने जैसे जैसे ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने उसको वापस नीचे फेंक दिया, क्योंकि पिछले दिन एक बड़ा प्लेयर ने यहाँ पे अपना एक झंडा गाड़ दिया था कि अब बारात यहाँ से आगे नहीं जाएगी तो फिर से प्राइस को नीचे फेंका गया। और अगर आप देखोगे गौर से, मार्केट जब क्लोज हुआ तो वो नीचे ही चला गया, ऐसा नहीं कि वहां से वापस आया। हालांकि ये टेस्ट नहीं हुआ, ये ऑक्शन, ये टीपीएस टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि मार्केट क्लोज हो गया। मगर आप गौर से देखोगे एफ जी, यानी कि यहाँ पे एक डबल टॉप बना। अगर आपको डबल टॉप्स देखने हैं तो आप जैसे यहाँ पे कैंडल स्टिक लगाओगे ना, यू विल बी एबल टू सी, ये देखो ये दो जैसे प्रिंट्स हैं एफ और जी में, इस रेंज में मार्केट आया। ये जो एफ और जी की रेंज है 39,750 के आसपास, मार्केट यहाँ आया, दो अलग अलग आधे घंटे के टाइम फ्रेम में आएगा। अगर आप इसको 5 मिनट 15 मिनट पे देखोगे तो यू विल सी प्रॉपर काइंड ऑफ स्विंग, टू स्विंग हाइज, तो इसको बोलते हैं डबल टॉप बनाया। मार्केट ने जब यहाँ से डबल टॉप बनाया और उसके बाद रिजेक्शन ले लिया वैल्यू एरिया के, वापस अंदर घुस गया, वैल्यू एरिया के बाहर आया मार्केट और वापस अंदर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ने प्राइस को एक्सेप्ट नहीं किया, प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कल जिसने लेवल बनाया था वो आज भी एक्टिव है और वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहता, और उन्होंने प्राइस को नीचे गिरा दिया। वैल्यू एरिया लो के भी बाहर चला गया, इसका मतलब एक्सट्रीम बेरिशनेस आ गई। अगर अब मैं आपसे पूछूं आज जो हमने सीखा उसके बेस पे मंडे को बैंक निफ्टी का क्या डायरेक्शन समझ आता है? वैल्यू एरिया शिफ्ट हुआ है, बेरिश डायरेक्शन है, रेंज एक्सटेंशन दोनों साइड में हुआ है ना, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल मान लेते हैं। क्या कोई एक्सट्रीम आई है? एक्सट्रीम आई है नीचे की साइड में, जो कि एक्सट्रीम हम कंसिडर इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये एक्सट्रीम टेस्ट नहीं हुई है। जब एम प्रिंट में एक्सट्रीम बनती है तो हम उसको एक्सट्रीम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो टेस्ट नहीं हुई है। तो अभी मेरे पास क्या आया? वैल्यू एरिया शिफ्ट बेरिश, एक्सटेंशन दोनों साइड में है तो न्यूट्रल हो गया, एक्सट्रीम है नहीं वो भी न्यूट्रल। तो मैं स्लाइटली बेरिश हूं बट मैं एक्सट्रीमली बेरिश नहीं हूं, है ना। ये जो है ये रिजॉल्व हो गया, क्योंकि प्राइस एक बार यहाँ आई है, हालांकि इसको तोड़ नहीं पाई लेकिन रिजॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कल प्राइस ओपन कहाँ होती है, उस पर डिपेंड करेगा। क्या मार्केट इम्बैलेंस्ड है, उसके बाद क्या मार्केट इस वैल्यू एरिया में वापस आ पाता है और इसको ऊपर जाता है, नहीं जा पा रहा है तो हम बेरिश ही रह जाएंगे। ये सब चीज़ें थोड़ा और हम आगे के वीडियोस में समझेंगे, बट होपफुली आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हुआ हो कि मार्केट का डायरेक्शन को कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्केट प्रोफाइल को यूज़ करके। और ये बहुत बड़ा है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने करने को, बट एक हाई लेवल पे मैंने कुछ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसको कि हम और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियोस क्या होता है, इन टॉपिक से बनाओ तो लंबे होते चले जाते हैं, और छोटे वीडियोस ना में कुछ समझ आएगा नहीं आपको, मतलब सिर्फ बातें हो पाएंगी और जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो शायद कुछ समझ नहीं आएगा।
सो सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियोस, और इन लॉन्ग वीडियोस की वजह से ही मैं बहुत रेगुलरली वीडियोस बना नहीं पाता हूँ, बट लेट्स सी कैसे चलता है आगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच।